नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और सबसे पहले बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ की। मकर संक्रांति के अवसर पर पहला अमृत स्नान हुआ। यमुना, गंगा और अदृश्य सरस्वती के तट पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आस्था की डुबकी लगाने रथों पर सवार होकर साधु सन्यासी संगम पहुंचे। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के साधुओं ने गंगा यमुना के तट पर स्नान किया। सुबह शुरू हुए अमृत स्नान का दौर लगभग 11 घंटे चला और एक एक करके सभी अखाड़ों के साधुओं ने संगम पर स्नान किया। मकर संक्रांति के मौके पर पहले अमृत स्नान के लिए 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भी कड़कड़ाती ठंड में स्नान और दान पुण्य किया। मेला अद्भुत है और डुबकी लगाने के बाद जो आनंद की जो मिलता है वो अकल्पनीय है। भक्ति के आगे, सनातन के आगे ये बर्फ भी होगा ना तो ये कम है। साधु संतों और आम श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए योगी सरकार ने संगम तट पर पुष्प वर्षा कराई, वो भी हेलीकॉप्टर से। संगम तट पर लोग स्नान करते रहे और ऊपर से फूल उनका स्वागत करते रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में विदेश से आए लोगों ने भी महाकुंभ में हिस्सा लिया। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की जो शक्ति है वो सबके लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आए, आप कौन सी रंग है। I don't want to have expectation and I'm just amazed. My expectation, it's beyond my expectation and what I could have imagined. 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में अब 2 स्नान पूरे हो चुके हैं। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान होगा। फिर 3 फरवरी को वसंत पंचमी पर तीसरा और आखिरी अमृत स्नान होगा। इसके बाद 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर मुख्य स्नान होंगे। दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरे ईमेल्स भेजने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 40 स्कूलों को ईमेल भेजने वाला एक 12वीं का छात्र है जिसके पिता एनजीओ से जुड़े हुए हैं और इस एनजीओ का नाता एक राजनीतिक दल से है। अब इसके बाद ये मामला आप बनाम बीजेपी हो गया। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस ये बताया कि दिल्ली के स्कूलों में धमकी भरे ईमेल भेजने वाला 12वीं का छात्र है। उसके पिता एक एनजीओ से जुड़े हैं और ये एनजीओ एक राजनीतिक दल से जुड़ा है। इसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया। इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। पूरे परिवार की भी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग करने से ये पता चला कि इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है। ये बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आरती मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था। दिल्ली के स्कूलों में 12 फरवरी 2024 से धमकी भरे ईमेल्स आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस कह रही है 12वीं का बच्चा इस एडवांस तकनीक से परिचित नहीं हो सकता। इसकी जांच करनी होगी कि कहीं इसके पीछे एनजीओ तो नहीं। वो ये भी याद दिला रही है कि इसी एनजीओ ने अफजल की फांसी का विरोध किया था। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया जताई है। स्कूलों में धमकी का पहला मामला मई 2024 में आया। 10 महीने कोई जांच नहीं हुई। अब चुनाव से 15 दिन पहले फर्जी कहानियां सुना रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कोई नाम नहीं लिया है मगर सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस को देखना होगा कि वह इस जांच को राजनीतिक खींचतान से अलग रख सके। और महाराष्ट्र के नासिक से मकर संक्रांति पर एक दुखद खबर आई जहां पर नायलॉन मांझे की वजह से एक युवक की मौत हो गई। इस खतरनाक मांझे पर प्रतिबंध के बावजूद बच्चे त्योहार में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे बच्चों के पिता पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सोनू अपने घर का इकलौता चिराग जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला था। मकर संक्रांति का त्योहार मनाने माँ के पास जा रहा था, लेकिन मौत का ये मांझा, नायलॉन का जानलेवा मांझा सोनू की गर्दन पर कहर बनकर टूटा और इसने उसकी सांसें छीन ली। किसे पता था ये त्योहार उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए नासिक में 9 बच्चों के पिता पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने बच्चों को त्योहार मनाने के लिए नायलॉन का मांझा दिलवाया, जो बेहद खतरनाक और जानलेवा है। नासिक में नायलॉन मांझे पर पुलिस का कड़ा एक्शन शुरू हो गया है। जानलेवा मांझे के चलते बाइक सवारों को गंभीर चोटें लग चुकी है। एक युवक के चेहरे और गर्दन में 52 टाके तक लग गए हैं। अब तक 50 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस ने नागरिकों से नायलॉन मांझा न खरीदने और न उपयोग करने की अपील की है। मुंबई से किशोर बेलसरे के साथ सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नोएडा में 7वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर एलएलबी छात्र की मौत के मामले में उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया। बाद में अदालत से जमानत मिल गई। क्या कुछ हुआ इस मामले में अब तक, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बीते शनिवार को नोएडा के सेक्टर 99 की सुप्रीम टावर सोसाइटी में 7वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर एलएलबी के छात्र तापस की मौत हो गई। तापस के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर तापस की प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोर्ट ने उसे जमानत देते हुए पुलिस को फटकार लगाई। गाजियाबाद निवासी 23 साल का तापस एमईटी विश्वविद्यालय में एलएलबी की पढ़ाई करता था। उसकी शामली की रहने वाली एक लड़की से दोस्ती थी। दोनों साथ पढ़ाई करते थे। युवती और तापस की दोस्ती कुछ महीने पहले प्यार में बदल गई और दोनों साथ रहने लगे। किसी कारण से कुछ समय पहले दोनों के बीच अनबन हो गई और लड़की ने संबंध तोड़ लिया। सुप्रीम टावर में रहने वाले तापस के दोस्तों ने शनिवार को तापस और इफ्शा को पैचअप करने के लिए बुलाया। दोस्तों ने टावर की 7वीं मंजिल पर फ्लैट लिया हुआ था। तापस, युवती और उसके साथियों ने शाम को पार्टी की। तापस के दोस्तों ने युवती को फिर से साथ रहने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। ये बात तापस को इतनी बुरी लगी कि उसने 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी। दिल्ली के सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार जीतकर इतिहास बनाने के लिए बेताब है। पार्टी ने जनता के बीच सत्ता विरोधी सुर को दबाने के लिए 1/3 विधायकों के टिकट काट दिए। आदर्श नगर विधानसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद यहां कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। उत्तरी दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा में कई वर्ग के वोटर हैं। सामान्य और अव्यवस्थित इलाकों के बीच बीच ऐसे पॉश इलाके भी अच्छी संख्या में हैं। इससे यहाँ का मुकाबला रोचक बनता दिख रहा है। दिल्ली के इतिहास में सबसे नज़दीकी मुकाबले का रिकॉर्ड साल 1993 में कायम हुआ था, जब नॉर्थ दिल्ली के इस आदर्श नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी के जयप्रकाश यादव ने कांग्रेस के दिग्गज नेता मंगत राम सिंघल को सिर्फ 40 वोटों से हरा दिया था। तब से लेकर आज तक कई बार आदर्श नगर विधानसभा सीट पर नज़दीकी मुकाबले ही देखने को मिले हैं। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर राजकुमार भाटिया को टिकट मिला है। 2020 में सिर्फ 1,500 वोटों से मात खाने वाले भाटिया पिछले साल ही दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष बने हैं। उनको भरोसा है कि इस बार आदर्श नगर में कमल जरूर खिलेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी आदर्श नगर में नहीं, पूरी दिल्ली में उसकी विदाई तय हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने और उसकी सरकार ने, उनके विधायकों ने दिल्ली में विकास की जगह विनाश किया है, पब्लिक समझ चुकी है कि ये लोग झूठे हैं। ये लोग पब्लिक को केवल झूठे वायदे करते हैं, झूठी कस्में खाते हैं और पब्लिक ने तय कर लिया अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बीजेपी कह रही है कि लोग सरकार से नाराज हैं, तो आम आदमी पार्टी ने भी इससे निपटने के लिए अपने 2 बार के विधायक का टिकट काटकर कांग्रेस से आए मुकेश गोयल पर अपना भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने दर्जनों विधायकों के टिकट काट दिए और उनमें से कई सारी सीटों पर पार्षदों को टिकट दिया। आदर्श नगर विधानसभा सीट पर भी 2 बार के विधायक पवन कुमार शर्मा का टिकट काटकर पार्टी ने इस बार एमसीडी में नेता सदन मुकेश कुमार गोयल को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी के इस कदम के पीछे की वजह है इस सीट का इतिहास और इसके डायनामिक्स। इस सीट पर कुल 1,03,000 मतदाता हैं, जिनमें 56,000 पुरुष तो 46,000 महिला मतदाता हैं। सिंह और कुमार उपनाम वाले वोटर 20% हैं, तो वहीं मुस्लिम मतदाता भी 8% से ऊपर हैं। इस सीट पर कांग्रेस 3 बार तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी 2-2 बार विजयी रही है। इस बार भी जनता की राय बटी हुई दिखाई देती है। बिल्कुल राजकुमार भाटिया जी की जीत होगी और उनका अच्छा स्कोप चल रहा है, बहुत बढ़िया स्कोप चल रहा है और इधर से आदर्श नगर विधानसभा से राजकुमार जी भाटिया जी आएंगे। बिल्कुल बदलाव चाहिए,
रोटी और सत्ता का पलटना जरूरी है। रोटी तवा पे नहीं पलटोगे जल जाएगी, सत्ता नहीं पलटोगे तो सत्ता पर नहीं बनवानी। कि हम तो झाड़ू के ऊपर है, झाड़ू से बहुत फायदा होता है। हमको लेबर कार्ड में 8,000 रुपये मिलेगी। अच्छा। 3 साल के अंदर। और हमारा जो था पानी का बिल 0 आ रहा है। पानी आ ही नहीं रहा हमारा बिल्कुल 0। और ये क्या बस में फ्री लेडीज को सब फ्री है, उससे अच्छी कोई पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है हमारे। तो वहीं कुछ मतदाता पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल के पोते शिवांग सिंघल पर अपना भरोसा जताते दिख रहे हैं। तो कांग्रेस को वोट देता हूँ जी, हमेशा से कांग्रेस को ही वोट दिया मैंने और अब की बार भी कांग्रेस को ही वोट दूंगा। मंगत राम सिंघल 1998 से लगातार 3 बार विधायक रहे और शीला दीक्षित सरकार में मंत्री भी बने। उनके बाद परिवार की राजनीतिक विरासत अब पोते शिवांग ने संभाल ली है। फ़ायदा ज़रूर मिलेगा क्योंकि जो काम हुए लोग आज उसे याद कर रहे हैं कि हाँ, अगर यहाँ पे झुग्गी लगाई थी तो कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी, यहाँ सीवर की लाइन बिछाई थी तो बाबूजी के टाइम डली थी, पानी की लाइन अगर डली भी है तो उनके टाइम की डली हुई है। कई एरिया हैं जहाँ पे सड़कें उसके बाद बनी भी नहीं है। तो आज लोग सब याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि काम किया तो मंगत राम सिंघल ने किया था क्योंकि साफ नीयत थी। बहरहाल तारीख तय की जा चुकी है, अब सभी को इंतजार है 5 फरवरी का। वैसे तो आदर्श नगर की जनता के मन में तीनों प्रमुख उम्मीदवारों की छवि अच्छी मालूम पड़ती है, लेकिन 5 फरवरी को जनता जिसे सबसे आदर्श मानेगी वही बाजीगर कहलाएगा। अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली। और अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आखिरी दिन रहा। इस दिन आसमान में रंग बिरंगे पतंग नजर आए, आसमान सजा हुआ दिखा। पतंगबाजों ने जहां अपने हुनर को पेश किया तो लोगों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया। कहीं गुड्डे गुड़ियों की तरह दिखती पतंगे तो कहीं फूलों की तरह खिली हुई पतंगे। ऐसी पतंगे जिनकी कल्पना हम आप नहीं करते। अहमदाबाद में चल रहे पतंग महोत्सव में दूर दराज के पतंगबाज ऐसी पतंगे लेकर आए कि सब हैरान रह गए। एक साथ 100 पतंगे उड़ाने वाले लोग भी यहाँ दिखे। पिछले 12 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। हर साल मेरी नई काइट लेके आता हूँ मैं यहाँ पे। हर बार जो वो लोग प्लेटफॉर्म देते हैं वो सही बात है, अच्छी बात है, मज़ा आती है। पूरा साल हम इसका वेट करते हैं कि कब आएगी काइट फेस्टिवल, कब स्टार्ट होगा। वाकई अहमदाबाद के इस मैदान में सूरज को छूने के लिए उड़ान भरती पतंगे दिखी। कहीं सांप सी सरसराती एक साथ कई पतंगे तो कहीं वेल बनकर उड़ने को तैयार पतंगे। दूर दूर से आए पतंगबाज बड़ी लगन से अपनी पतंगे सजाने में लगे रहे। पतंगबाजी का ये समारोह देखने आए बड़े और बच्चे बेहद खुश नजर आए। बहुत बढ़िया रहे। नरेंद्र मोदी ने जो काइट फेस्टिवल चालू किया था अभी तक जो चालू है और बहुत बढ़िया है। 2-3 बार आ चुके हैं। मैं तो अहमदाबाद से हूँ बट मेरी वाइफ अहमदाबाद से नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए। इस महोत्सव का आयोजन गुजरात पर्यटन विभाग करता है। दूर दूर से आए पतंगबाज इसमें अपनी कला भी दिखाते हैं और कल्पना भी। न आसमान इन पतंगों को भूलेगा, न जमीन से इन्हें निहारते लोग। अहमदाबाद से देवांग आचार्य की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोच गौतम गंभीर पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बीसीसीआई के रिव्यू कमेटी में टीम के प्रदर्शन पर बात हुई है। बीसीसीआई बॉर्डर गावस्कर सीरीज में करारी हार से नाराज है। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी विमल मोहन की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। कई सारी खबरें हमने देखी हैं रिव्यू कमेटी की मीटिंग को लेकर, टीम के खिलाड़ियों को लेकर, बैग्स को लेकर, यानी वाइफ और गर्लफ्रेंड को कितने दिन आप रहेंगी, कितना सामान आप जा सकते हैं। लेकिन एक और जो खबर है, हालांकि इसमें जो हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये तो नहीं माना कि रिव्यू कमेटी में इसको लेकर बात हुई थी, लेकिन इतना जरूर कहा कि गौतम गंभीर भी स्क्रूटिनी में है, सख्त उन पर भी एक तलवार लटक रही है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी का नतीजा भी, क्योंकि अब तक जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, अगर बांग्लादेश को छोड़ दे, न्यूजीलैंड के खिलाफ हार, बॉर्डर गावस्कर सीरीज में हार, इस तरह के, और श्रीलंका में हार, तो कई सारी जो एक तरह से ऐतिहासिक हार भी हुई। बॉर्डर गावस्कर सीरीज 10 साल बाद हाथ से निकल गई और टीम को लेकर जो माहौल है, इन सब को लेकर जो है बीसीसीआई में इसको लेकर चर्चा है। और ये भी साफ है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में
गौतम या टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है या टीम मैनेजमेंट कैसे बिहेव करता है, गौतम गंभीर का अपना जो रिपोर्ट है वो सब चीज़ देखा जाएगा। तो उन पर स्क्रूटिनी है, सख्त तलवार लटक रही है और अगर चैंपियंस ट्रॉफी का नतीजा टीम इंडिया के फेवर में नहीं होता है तो जाहिर तौर पे, हालांकि उनका कॉन्ट्रैक्ट लंबा है, लेकिन गौतम गंभीर भी उनके सर पर भी तलवार है और उनका भी जो जॉब है वो खतरे में ज़रूर नज़र आ रहा है। कई खबरें बाहर भी आई हैं, हमारे सोर्सेस ने भी इसको कंफर्म किया है कि गौतम गंभीर पे स्क्रूटिनी में है और उन पर भी तलवार लटक रही है। ये देखना होगा कि किस लेवल पे बातचीत है, कहाँ है। एक बात ज़रूर कहा जा सकता है कि बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं जिनको ये सब फैसला लेना है, उनमें आपस में कहीं ना कहीं इस पर चर्चा हुई है, मन बना है। रिव्यू कमेटी या मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये बेशक ना दर्ज हुआ हो, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं उस हिसाब से गौतम गंभीर को भी अपना जो है अब कमर कस लेना होगा और जो टीम में जो कुछ कमियां नजर आई हैं उसको एक तरह से सब हाउस को एक ऑर्डर में एक सेट करने की जरूरत है ताकि टीम इंडिया फिर से जीत की पटरी पर लौट सके। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।